बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल भुट्टो साहब साउथ पंजाब पहुंच चुके हैं, सिंध से इंटर हो चुके हैं पंजाब के अंदर, और बहावलपुर में एक बड़ा ज़ोरदार किस्म का उन्होंने जलसा किया, वहाँ पे ख़िताब किया। उन्होंने कहा है जी कि 5 दिन की हम डेडलाइन देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही मुस्ताफ़ी हो जाएं। और हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो सारी की सारी इकट्ठी हो चुकी हैं अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। लेकिन आज जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कायल कर लिया है तमाम अपोजिशन को कि आप अदम एतमाद की तहरीक तो ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन बजाय इसके कि नई गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, इलेक्शन की तरफ जो है वो मुल्क को जाना चाहिए। और नई जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है मैंडेट लेके आके एक 5 साल के लिए गवर्नमेंट को फॉर्म करे। अब इसके ऊपर किस हद तक आगे चल के अपोजिशन जो है वो अमल दरामद करती है, पीपल्स पार्टी का इसके अंदर किस तरह से उसको कन्विंस किया जाएगा या कर लिया गया है, ये तो आने वाले दिनों में मालूम होगा। दूसरी जानब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम करने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म है, और 2 महाजों के ऊपर काम हो रहा है। एक को तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस वक्त टेक ओवर कर लिया है, यानी अपने इत्तेहादियों के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। जैसे चौधरी बरदरान के साथ मंगल के रोज़ लाहौर में उनकी मुलाकात हुई। आज बताया जा रहा है कि मोहन सलाई के साथ दोबारा से जो है एक्सक्लूसिव मीटिंग जो है वो हो रही है। और साथ ही साथ MQM और बाकी GDA है, बाप पार्टी है, उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी अदम एतमाद की अगर तहरीक आती है तो उसको किस तरह से डिफीट किया जा सकता है। सो लेट अस सी कि क्या आगे होने वाला है मुल्क के अंदर। और दूसरी जानब PTI ने शाह महमूद कुरैशी साहब को सिंध के अंदर छोड़ा हुआ है, जो कि अब वो पहुंच चुके हैं मिट्टी के करीब, और वहाँ पे आज उमरकोट के अंदर उन्होंने खिताब किया और सिंध को मोबिलाइज कर रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए सिंध के अंदर। और अपोजिशन जो है वो इस्लामाबाद की तरफ देख रही है, और PTI जो है वो कराची में इक़्तिदार हासिल करने के लिए कोशिश है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं आज TV के। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो काइंडली ये मुझे बता दें कि ये जो 48 घंटे के एक डेडलाइन या कोई एक फेलियर छोड़ा है मौलाना फजल रहमान साहब ने, डू यू थिंक कि अपोजिशन जो है वो वाकई में अब बिल्कुल एक पेज पे आ चुकी है एंड दे आर कन्विंस्ड कि हमने गवर्नमेंट को किस तरह से अब डी-सीट करना है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, जितनी ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है अपोजिशन की तरफ से, उसका मकसद ही यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से निजात हासिल की जाए, उनकी हुकूमत को निकाला जाए और मुल्क में कम अज कम ये जो कुछ हो रहा है इसका खात्मा किया जाए। अब जहां तक एक पेज की बात आप कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि ये मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। मसलन अगर JUI और पीपल्स पार्टी का देख लें तो आइडियालॉजी भी मुख्तलिफ है, उनकी सोच भी मुख्तलिफ है, उनका आउटलुक भी मुख्तलिफ है। माजी में, माजी बईद की बात नहीं कर रहा, माजी करीब में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ उनकी महादाराई रही है। और अब भी अगर इलेक्शन होंगे, जब भी हों, वो इसी साल हों, अगले साल हों, तो आप देखेंगे इवन पंजाब में भी एक दूसरे के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जो कन्वर्जेंस है वो कन्वर्जेंस इस मामले पर है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। मसलन कुकिंग ऑयल आज भी 30 रुपए महंगा हो गया, यानी कहाँ 175 होता था कुकिंग ऑयल का एक पैकेट, वो अब 475 चला गया। तो आखिर किसी ने तो रेस्पॉन्ड करना है। आप हर चीज की प्राइस देख लें, रोजाना हुकूमत के वजीर आ जाते हैं कि जी वो अभी 0.5 कम हो गया, 0.4 कम हो गया, लेकिन खुद वजीर आजम साहब तस्लीम करते हैं कि महंगाई है और मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे नींद भी नहीं आती। तो जितना लोगों को तकलीफ हुई है, आवाम को इन 4 सालों में जितनी अजियत पहुंचाई गई है, जितना लोगों के साथ नारवा सलूक हुआ है महंगाई के हाथों, मैं गवर्नेंस पे नहीं जा रहा, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा। कोई भी हुकूमत हो, बुनियादी मकसद उसका होता है कि लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा की जाए, कम अज कम वो नहीं रही। अब अपोजिशन इस नुक्ते पे आई है कि अवाम को, अवाम के नाम पे या अवाम
की सहूलियात के लिए या महंगाई के नाम पर हम इतना प्रेशर डालें इस हुकूमत पर कि या तो देखें, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आप अपने ओपोनेंट को सम टाइम मजबूर भी करते हैं कि वो रिएक्ट करे, और रिएक्ट करने में कोई गलत फैसला कर दे। ये जितनी चढ़ाई जारी हुई है, बेशक इत्तेहादियों से खुद वजीर आजम मिले हैं, जैसे आपने दुरुस्त कहा कि उन्होंने महाज संभाला है, क्या गारंटी है कि शुजात हुसैन के साथ मुलाकात के बाद अब चौधरी बरादरान बिल्कुल ही इनके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि अगर वो लेकिन प्राचा साहब, अगर हम काफ लीग की हम बात करें तो काफ लीग जो है उसको देखे ना, अब टाइम भी थोड़ा रह गया है, और हुकूमतों का आखिरी जो साल होता है, 1.5 साल होता है, उसके अंदर MNAs को, MPAs को फंड्स दिए जाते हैं, वो अपने हलकों में जाते हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनका एक अपना एक सिस्टम है। तो इस वक्त काफ लीग अगर इस गवर्नमेंट से वो निकल जाते हैं, गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, नए इलेक्शन आते हैं, तो काफ लीग को उसका क्या फायदा हो सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा वही 4-5 सीटें, 6-7 सीटें, 8 सीटें ले लेंगे पंजाब से मरकज में, बट देन अगेन दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द बिगर पार्टी। तो ऑलरेडी उनके पास स्पीकरशिप है, यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रियां हैं, तो उनको क्या मतलब मसला है? अगर अनटिल के उनके साथ ये प्रॉमिस किया जाए कि जी ठीक है हम आपको सीएमशिप देते हैं, जो कभी भी नून लीग नहीं मानेगी। देखे ना, ये भी तो जुल्म है ना कि 10 सीटों, जिनकी 371 के हाउस में 10 सीटें हैं और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन चूंकि ये बार्गेन है, ये पॉलिटिक्स है, ये होना है। आपकी बात दुरुस्त है, उसका एक अदरवाइज भी एंगल है ना। सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने कहा था कि हम रियासत के साथ हैं, हम किसी और के साथ नहीं हैं। बिल्कुल सही। अब इस एंगल को मैं कैसे एलेबोरेट करूं? उन्होंने तो अपनी बिल्कुल वदाहत से बात कर दी ना कि हमारी सोच क्या है, और इलेक्शन डेट, लेकिन रियासत के हवाले से तो आपको पता है अपोजिशन कहती है जी कि दे आर नाउ न्यूट्रल। वो तो बार बार ये बातें, आज भी ये बातें कर रहे हैं। तो ये बातें तो फिर उस थ्योरी को सपोर्ट कर रही है ना कि अपोजिशन इज कॉन्फिडेंट। अगर हम मान लें, जैसे DGISPR ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और कि हम जो है किसी सियासी चक्कर में नहीं है, अपोजिशन तो उसी पे बैंक कर रही है। तो फिर तो ये थीसिस, ये थ्योरी, ये फिलॉसफी, ये परसेप्शन अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है। मैं एक बात जरूर करना चाह रहा हूं जो आपने काफ लीग के हवाले से की, सीटें उनकी इतनी ही रहनी है, चाहे वो अगर वो 2 साल के बाद इलेक्शन हो जाए या आज इलेक्शन हो जाए, और वो घर की सीटें हैं। लेकिन अगर लॉयल्टी बहुत ज्यादा है तो फिर काफ लीग मर्ज तो नहीं हो रही ना PTI में। काफ लीग एक अलहदा पार्टी ही रहनी है। काफ लीग को अगर 6 महीने, साल के लिए चीफ मिनिस्ट्री पंजाब की मिल जाए तो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेंगे, अपना इन्फ्लुएंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तवक्को की जाए कि जी हम आपके साथ हैं, हम आपके जरिए हुकूमत टॉपल कर देते हैं, तो इन रिटर्न काफ लीग को क्या मिलेगा? ये काफ लीग सोच रही है कि अगर हम इनको हटाएं, और आपकी बात दुरुस्त है कि फिर नई हुकूमत में भी हम एक छोटी पार्टी की हैसियत से वही 2 वजारतें ले लें, तो फिर इनको छोड़ने का क्या फायदा? हाँ, अलबत्ता ये है कि ये यकीन हो जाए, कोई भी इत्तेहादी हो, कोई भी अपोजिशन की पार्टी हो, कि ये आइंदा नहीं आ रहे, फिर सब इनको छोड़ जाएंगे। इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं अपोजिशन वाले। बिल्कुल सही है। मुझे ये काइंडली बता दें कि शाह महमूद कुरैशी जो है आज उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर, 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनसे एक सियासी एक्टिविटी प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, वो जो भी उनसे असाइनमेंट लेंगे वो उनकी अपनी सवाबदीद है। बट इस टाइम पे दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि जी आपने पहले 3.5 साल तो सिंध के हवाले से आप सोए रहे, और जब अदम एतमाद आने की बात हुई तो आपने फॉरेन मिनिस्टर को वहां पे भेज दिया कि आप सिंध को जाके फतह कर लें। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का एक कल्ट है सिंध में। आप बता दें, इनकी जगह कोई और जाए, क्या किसी और की अपील है? अली जैदी साहब की सिंध में इंटीरियर में अपील है, या सिंध में और जो इनके लोग बैठे हैं उनकी सिंध में अपील है, या मुराद सईद साहब की सिंध में अपील है, या असद उमर की इंटीरियर सिंध में अपील है? तो जब आप पॉलिटिकल फैसले करते हैं तो आप फिर उस पॉलिटिकल अलाइनमेंट को भी देखते हैं। सिंध में बहुत सारे मुरीदान हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी, जिस गद्दी के जानशीन है उस गद्दी के,
میں نے خود دیکھا ہے وہاں اور ہوتا ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ وہاں کے شاید مقامی لوگوں سے بھی بہت زیادہ سندھ کے زائرین آئے ہوتے ہیں، سندھ کے ان کے مریدین آئے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی تو کنسیڈریشن ہوگی ہم جب وزیر اعظم عمران خان نے. ہم اسپرچولیزم کو پالیٹکس کے لیے یوز کر رہے ہیں. دس از وہ کامن. ہمیشہ ہوتا جی ہے. تو یہ تو دیکھیں نا، جس حوالے سے بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کے ذریعے، مثلا لاہور کا ایک حلقہ ہے کسی کا، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہر گھر میں گھی کے ڈبے، چینی، آٹا بھیج دیا جاتا ہے. جس کا جہاں انفلوئنس ہوتا ہے وہ کرتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں الیکشن بھی لڑا، آپ کو معلوم ہے، سندھ میں، اور بہت سارے ووٹ بھی لیے. تو یہ ایک پرائمری کنسیڈریشن ہوگی کہ چونکہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں، ان کے مرید ہیں، اگر ہر حلقے میں 5 سے 10 ہزار لوگ بھی یہ اسمبل کر لیتے ہیں تو یہ ہاں لیکن وہ بات پرسپشن ٹھیک ہے، بلڈنگ لیکن میں پراچا صاحب بڑی ایٹ دس کامیابی ہوتی مومنٹ ہے. ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈیفیٹ دا ووٹ آف نو کانفیڈنس ان دس مینر کہ آپ پبلک میں جا کے، یہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے نا وین یو آر ایکسپیکٹنگ کہ جی کل جو ہے وہ الیکشن ہونے والے ہیں تو وی آر گوئنگ ٹو موبلائز دا ووٹرس. اس صورت حال میں تو یہ اسٹریٹجی آئی تھنک کوڈ ہیو بین مور اپروپریٹ. کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژن ہے، خاص کر جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ سامنے بھی آئے، وہ لوگ انہوں نے کھل کے، یعنی آئدر دے آر فرام پنجاب اسمبلی یا سینٹر کے اندر جو ایم این ایز ہیں، ایک وہ ہیں جو مخفی ہیں ابھی تک، صرف پی ایم ایل این کو کہتے ہیں جی ہمیں آپ ٹکٹ انشور کریں، وی آر ود یو. تو اس چیلنج کو عمران خان صاحب ڈو یو تھنک کہ کاؤنٹر کر پائیں گے؟ میری دانست میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. کاف لیگ، ایم کے ایم، باپ، جی ڈی اے، جتنے بھی اتحادی ہیں، شاید وہ اتنا بڑا چیلنج نہ ہو جتنا پی ٹی آئی کے اندر ہیں. کیونکہ اسپیشلی جو پنجاب کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں، وہ ایمرجنسی کے طور پر، جیسے آپ کے صوبے کے پی کے والے جیسے نئے لوگ آ گئے، وہ نہیں ہیں. پنجاب میں وہ لوگ ہیں موسٹلی جن کی خاندانی سیاست ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو ہمارا جو ہمارے پرٹیکولر ڈسٹرکٹ میں انفلوئنس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. یعنی وہ جو خاندانی ایک آپ کا ایک اثر ہوتا ہے، پریسٹیج ہوتی ہے، دے کیری ود دیم. تو اس وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن نہیں جیت پاتی تو ہمارا کیا بنے گا، پھر تو ہمارے اپوننٹس جو ہیں وہ حاوی آ جائیں گے اور ہمارا اثر کم ہو جائے گا. اس وجہ سے ان کے اندر یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یا نون لیگ بھی کہتی ہے کہ ہم سے ٹکٹس مانگ رہے ہیں، اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دیں تو ان کو کیا ملے گا؟ ان کو کوئی نہ کوئی ایشورنس تو چاہیے نا. 1.5 سال تک مزید وہ ایم این اے رہ سکتے ہیں، اگر عدم اعتماد میں ساتھ دے دیں تو پھر ان کو کیا ملے گا ان ریٹرن؟ ان کو یہی ملے گا کہ آپ آئیں، آپ ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، آپ جیت سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے جو عوامی رد عمل ہے اس وقت مہنگائی کے حوالے سے، وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے. میں بار بار یہ آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک. اس وجہ سے یہ شپ جو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، جہانگیر ترین کا جو گروپ بنا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ناراضگی تو جہانگیر ترین کے ساتھ ہے عمران خان کو، یا عمران خان کے ساتھ ناراضگی جہانگیر ترین کو ہے. باقی لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ باقی لوگ اپنا وہ سیاسی مستقبل سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. جو یہ سوچتا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، اگلا الیکشن ہم نے جیتنا ہے، اگلی حکومت، ہاں، یا تو یہ ان کو گارنٹی ہو کہ اگلی بار بھی عمران خان ہے، جو خود عمران خان کہتے ہیں کہ ایک ٹرم میں کام پورا نہیں ہوتا، ہمیں اگلی ٹرم بھی چاہیے، 2/3 چاہیے. اگر ان کو یہ یقین ہو گیا تو یقین مانے پھر کوئی نہیں چھوڑے گا. یہ صحیح. پالیٹکس ہے، یہ سیاست ہے. وہ اپنی سیاسی راہیں دیکھتے ہیں. وہ کوئی خدا واسطے کسی سے محبت یا دشمنی نہیں ہوتی پالیٹکس میں، اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں وہ لوگ. بہت شکریہ، بہت شکریہ شوکت براچا صاحب، سینئر اینکر اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے، اور بڑی امپورٹنٹ جو نکات ہیں انہوں نے اٹھائے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. عدم اعتماد کی تحریک جو ہے پوزیشن لانے کے لیے بالکل تیار ہے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے ملک کی جو اکانومی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ملک کی اکانومی کہاں جا رہی ہے. ہماری جو کمپیریزن کرتی ہے گورنمنٹ کہ امریکہ میں بھی مہنگائی ہے اس لیے پاکستان میں بھی مہنگائی ہے، تو اس کو آپ برداشت کریں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, ख़ासकर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल ही में 10 रुपए की ऑयल प्राइसेस के ऊपर और जो पेट्रोलियम मसनूआत है उस पर जो कट लगाया है उससे किस हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा। और दूसरी जानब अपोजिशन ख़ासकर PMLN की जो मुख्तलिफ रहनुमा है वो ये कहते रहे हैं कि जो IMF के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, उनके साथ जो हमारी एक अरेंजमेंट चल रही है, उस तनाजुर में गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को कैसे पूरा कर पाएगी। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, आप डीन और प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ नस्ट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। काइंडली ये बता दीजिएगा कि ये जो कट लगाया है गवर्नमेंट ने आवाम के लिए, तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिकॉज अगर हम पिछले 3.5 साल का कंपैरिजन करें तो जब ये गवर्नमेंट आई थी तो तकरीबन 91-92 रुपए था और अब पेट्रोलियम प्राइसेस जो है 160 तक पहुंच चुकी थी। सो आवाम को तो एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट के लिए डू यू थिंक कि कोई चैलेंजेस इससे बढ़ेंगे? देखें, ये जो एक्सरसाइज है ये प्राइम मिनिस्टर ने वैसे ही फैसला किया कि बस कौम से खिताब करो और उसको ऐलान कर दो, ऐसा नहीं हुआ है। इसमें तकरीबन 2 महीने की एक्सरसाइज हुई है, ये 2 मंथ्स। और ये कहाँ पर हुई है? मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप में। और उसमें कौन होते हैं? पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त 15-20 के करीब जो लोग हैं, 15 के करीब, जो भी आप नाम ले ले इकोनॉमिस्ट, वो सारे उसमें मौजूद थे। तो ये कलेक्टिव फैसला था। आपका सवाल है कि इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी? कट तो कर दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी प्रोविजनिंग की गई थी कि ये कहाँ से ये पैसा आएगा। देखिए, IMF का जो इशू है ना कि वो तो चाहता है कि आपको जो टारगेट उन्होंने दिया है बजट के खसारे का या प्राइमरी डेफिसिट का या प्राइमरी सरप्लस का, आपने उसको मीट करना है। ठीक, वो आपने अगर मीट किया हुआ है तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप बिल्कुल दे दें। अब मैं आपको बता दूं कि पैसा कहाँ से आएंगे। सबसे पहली चीज़ ये देख लें कि FBR ने अपने टारगेट से तकरीबन 268 बिलियन रुपया ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ है। तो कुछ यहाँ से भी डाइवर्ट हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुशन है। इसके अलावा जो IMF ने हमें पेंडेमिक से को हैंडल करने के लिए $1 बिलियन दिया हुआ था, उसका रुपी कंपोनेंट जो है उसमें से कुछ चीज़ें इधर डाइवर्ट हो जाएंगी। तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट खुद अपनी बेल्ट टाइट करेगी, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो है वो खुद कट कर रही है, सेविंग करेगी और सेविंग को इधर डाइवर्ट करेगी। फोर्थ एलिमेंट जो है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो इस वक्त बेहतर तरीके से चल भी रहे हैं, तो उनका जो डिविडेंड है, गवर्नमेंट ने पहले बहुत ज़माने से उनसे डिविडेंड नहीं लिया था, अब वो इस मरतबा वो डिविडेंड भी लेंगे उनसे। तो ये चौथा हो गया। और पांचवा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी कुछ पैसे इधर डाइवर्ट होंगे। तो इसकी प्रोविजनिंग तो पूरी की हुई है, तो इसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम जो है ऑयल इंडस्ट्री और जो रेलेवेंट हमारे क्वार्टर्स हैं, आज जो एक खबर हमने देखी थी डॉन के अंदर कि वो इसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे थे, और ख़ासकर मार्च टू जून जो वो कहते हैं जी कि जो हमने इंपोर्ट्स करनी है उसके लिए डॉलर्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे। सो इस तरह के जो सवालात क्या उठाए जा रहे हैं, आर दे जेन्युइन कंसर्न्स या इसकी कोई बेस नहीं है? देखें, जो हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो इसको हैंडल करेगी। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें सर्कुलर डेट का भी था इशू, उसको भी हमारे जो एनर्जी के जो वजीर हैं हमाद अज़हर साहब, उन्होंने भी उसकी प्रेजेंटेशन दी थी। उनके जो एक्सपर्ट लोग बैठे थे उन्होंने भी उसकी प्रेजेंटेशन दी कि किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इसके पैसे कहाँ से आएंगे, इससे क्या होगा। अब अजीब सी चीज़ है कि अगर रिलीफ दे दिया जाए तो प्रॉब्लम, ना दिया जाए तो प्रॉब्लम। आप सही कह रहे हैं। मतलब हम पाकिस्तानी मैं आपको बताऊं, हम एज ए कौम जो है ना, हम कभी खुश होने वाले कौम नहीं है, आप यकीन करें। नहीं, ये तो मैंने आपके ये बात की है अपोजिशन के चंद लोगों की जो ये रेस किया। अवाम तो ये चाहती है कि आप 100 रुपए पे ले आए, मतलब गवर्नमेंट जो है पेट्रोलियम ले आएगी, बिकॉज पेट्रोलियम के साथ
सारी जितने भी खाने पीने की अशिया हैं उनको अटैच कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के किरायों को अटैच कर दिया जाता है, इवन बिजली का जो है वो कहा यह जाता है कि चूंकि थर्मल से हम चूंकि ज्यादा जनरेशन करते हैं, दैट्स वाई महंगी हो जाती है। तो इसका तो जो असरात मुख्तलिफ उसके ऊपर हैं, सेक्टर्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा हैं, एंड द पीपल हैव वेलकम दिस डिसीजन। देखिए, एज ए कौम जो है हम बहुत ज्यादा पॉलिटिकली पोलराइज्ड हो चुके हैं, ये आपको मानना होगा कि हमारे यहाँ ब्लैक और वाइट है, कोई ग्रे नाम की चीज नहीं है हमारी पॉलिटिक्स में। सही है। अगर आप अपोजिशन में है तो ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, आप अगर हुकूमत में है तो सब चीजें ठीक हो रही हैं, बीच में कुछ भी नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम एज ए नेशन इतने ज्यादा डिवाइडेड हो गए हैं कि आई डोंट नो कि कैसे इसके अंदर जो है हम एज ए नेशन, सिवाय इसके कि अगर इंडिया को क्रिकेट में हराएं तो हम फिर एक कौम बन जाते हैं, अदरवाइज तो मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा हम पोलराइज्ड हो चुके हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी देखता हूं एक दो हमारे जो बड़े मोतबर किस्म के लीडर हैं हमारे अपोजिशन में, बल्कि हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो है आने वाली हुकूमत के लिए मुसीबत क्रिएट कर दी। तो मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर 2017-18 का जो बजट था आपका, यू न्यू वेरी वेल कि आप दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे आफ्टर जो पनामा शनामा के बाद जो हुआ था। ये 2017 में भी मैंने लिखा था कि ये जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है ये बहुत हालात ख़राब कर देगी, कि आने वाले जो हैं वो मुसीबत में फंस जाएं और हम अच्छे लगने लगें। तो आप देखें कि 2017-18 में आप खुद सोचें कि 4 लाख रुपया हमारा टैक्स का एग्जम्पशन लिमिट था, उसको 3 गुना बढ़ा दिया एक जंप में। कभी ऐसा दुनिया में नहीं होता है, लोग ग्रेजुअली मूव करते हैं। 3 गुना 12 लाख कर दिया, आधे से ज्यादा इनकम टैक्स जो देने वाले थे वो टैक्स के नेट से निकल गए। तो ये क्या था, मतलब ये आने वालों के लिए मुसीबतें क्रिएट कर रहे थे ना। फिर आप 19-20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ दिया, तो ये आने वालों के लिए मुसीबतें क्रिएट किया ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे लिए सब बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन कहने से पहले ये सोच लेना चाहिए। मैं सिर्फ याद दहानी के लिए ये बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ द यूक्रेनियन और रशियन जो क्राइसिस हैं उसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं पेट्रोलियम के। ये जो रिलीफ है, आप क्या समझते हैं एज ए एक्सपर्ट कि इस रिलीफ को गवर्नमेंट जो है वो जून तक ले जाएगी, सस्टेन कर पाएगी, या कि एक जो सिस्टम है 15 रोज के बाद प्राइसेस के अंदर एक तब्दीली आती है, रिव्यू किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, ज्यादा हो तो यहाँ ज्यादा होते हैं, कम हो तो गवर्नमेंट जो है उनको कम भी करती है। सो इस सूरत हाल में हुकूमत क्या कर पाएगी? देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो ऑयल की जो फिक्सेशन होती है ये कैसे होती है। ये ऐसा हरगिज नहीं होता कि कल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो आज पाकिस्तान में बढ़ गई, ठीक, ऐसा हरगिज नहीं होता है। देखिए, एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में हमने किस रेट पे पेट्रोल खरीदा है तो उसका एवरेज रेट लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें उसको पास ऑन करते हैं। तो अभी तो ये 2-4 दिन की तो बात है कि ये तेल की कीमतें बढ़ी हैं। ये मेरा अपना ख्याल है कि जिस दिन भी ये यूक्रेन पे रशिया का कब्जा हो जाएगा, आई थिंक ये चीज़ें नॉर्मल की तरफ आ जाएंगी। कोई अभी स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी में है दुनिया कि पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर। तो इसलिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये कब तक जो है ये तेल की कीमतें कब और कहाँ तक ये पहुँचती हैं, क्योंकि ये फ़ौरन नहीं होता है कि कल हुआ और आज जो है इसके असरात। इसी तरीके से लोग कहते हैं कि कल पेट्रोल की कीमत कम हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई है। ऐसा होता नहीं है, इसका एक फार्मूला है। आप चाहें तो अगर ओगरा वगैरह से पता कर ले तो वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है, अभी लाहौर गए हुए थे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब भी किया, तो ये बताया जाता है कि इस गवर्नमेंट की थर्ड है। सो डू यू थिंक कि इससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगी और हमारी जो मईशत है उसके ऊपर कोई बेहतर इसके असरात आएंगे? बिकॉज जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन बताया जाता है कि $32 बिलियन के करीब जो है वो हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बल्कि ज्यादा हो सकता है जी।
देखें, ये जो एमनेस्टी स्कीम है और जो माजी में एमनेस्टी स्कीम थे, इसमें फ़र्क है। उसमें ये होता था कि भाई आपको एक दे दिया गया कि फला तारीख तक आप अपने इनकम को डिक्लेयर कर दें, और जो इनकम डिक्लेयर कर देंगे आप उस पर 2% टैक्स देकर आप उसको वाइड कर दें। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह है कि एमनेस्टी सिर्फ इस सिलसिले में है कि जब आपने आके इन्वेस्टमेंट करना है पाकिस्तान में, तो गवर्नमेंट विल नॉट आस्क यू कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। ठीक है, गवर्नमेंट आपसे सोर्स नहीं पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया है, एज लॉन्ग एज यू आर इन्वेस्टिंग। तो उसका और इसका बिल्कुल मुख्तलिफ है कि ये कंडीशनल है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां भी मिल सकती हैं। तो इस हवाले से किया गया, तो इसको माजी से कंपेयर ना किया जाए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दें कि हमारा जो फैटफ का मामला है ये इसी तरह लटकता रहेगा, बिकॉज उसमें सियासत ज़्यादा है और जो कानूनी पेचीदगियाँ थी उसके ऊपर तो पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों के दौरान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम किया, जिसको खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और फैटफ के जो करता धरता लोग हैं उन्होंने उसको तस्लीम भी किया था। बट अब चूंकि हम सोच रहे थे कि शायद हम वाइट लिस्ट में चले जाएं, लेकिन अगले 3 महीने मजीद जो है उन्होंने ये तलवार हमारे ऊपर लटकाई हुई है। सो इसमें सियासत ज्यादा पाई जाती है इंटरनेशनल। सियासत जो है वो 200% है इसमें। सियासत का मतलब यह है कि इंटरनेशनल सियासत बिल्कुल है। ये तो एक अंधे को नजर आ रहा था कि चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में हम कहाँ खड़े हैं और यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ खड़ा हुआ है, हम दोनों एक पेज पे तो नहीं है। तो ये कैसे हो जाएगा कि हम जब तक कि वहाँ से इशारा नहीं होगा हम नहीं कर सकते। तो ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरीके से, और कोई हर्ज नहीं है। हम माजी में भी बहुत अरसे तक ग्रे लिस्ट में रहे हैं, अभी भी रहेंगे। लेकिन देखें, ये जो कहते हैं ना कि डुअल फेस इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो यहाँ आपको नजर आ जाता है। इसमें हमारी भी कमजोरी है, हुकूमत पाकिस्तान की भी कमजोरी है कि जो हमारे लोग जाते हैं FATF में, वो जाकर अपने केस को ठीक से प्लीड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे 3 ऐसे वाकयात हुए हैं हिंदुस्तान में, 2 हुए हैं पिछले साल मई से लेके जून जुलाई में 2021 में, और एक अभी रिसेंटली हुआ है कि वहां पर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो स्मगल हो रहा था। सोचिए कि अगर पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है, यूरेनियम जिसे कहते हैं, ये स्मगल करते हुए को पकड़ा जाता तो ये क़यामत हम पे ढा देते। सही बात। लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हमने आज तक फैटक में इसको नहीं उठाया। हमने पूरा का पूरा डोजियर उनको दिया कि किस तरीके से इंडिया इन्वॉल्व है हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज में और किस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। एक एक आइटम हमने उनको जाके दिया है। हम जाके प्लीड नहीं कर सकते ठीक से अपने केस को, डेरे समय रहते हैं। तो ये हमारी अपनी भी कमजोरी है। लेकिन दुनिया के भी एक ये है कि इंडिया में, और उनके अखबारात में छपे, ये हिंदुस्तान के अखबार में छपे ये सारी चीजें कि अभी 2 इंडियन गिरफ्तार हुआ है और कोई 5 या 7 जो है नेपाली गिरफ्तार हुए इस काम में। कभी किसी ने इंटरनेशनल एरिना पे किसी ने ये सवाल किया? बिल्कुल नहीं किया। सही है। तो इससे हमें भी अग्रेसिव तरीके से इसको परसू करने की जरूरत है। आखिरी क्वेश्चन करूंगा डॉक्टर साहब कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका कनाडा की एग्जांपल्स देती है। मोहतरम वजीर आजम के वहाँ पे महंगाई है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो उससे बालातर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। कोविड की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक ड्राइवर जो है उसकी पाकिस्तानी अगर एवरेज निकालें तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम उसकी बनती है। यहाँ पे ड्राइवर जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये कमाता है। हमारे यहाँ जो 1200 डॉलर जो है वो पर कैपिटा इनकम से लेकर 1600 डॉलर तक होगी, वहाँ पे 55 हज़ार तक है। तो ये कंपैरिजन, डू यू थिंक ये जायज़ है ये कंपैरिजन करना? देखिए, जायज़ तो नहीं है। मैं हमेशा से बार बार जब भी सवाल होता है मेरा यही है कि आप इस किसी के कंपैरिजन में ना पड़े। ठीक है ना, दुनिया में महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है, हर जगह पे है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, हर जगह दुनिया में महंगाई है। लेकिन हमारे यहाँ एक फर्क है,
اور فرق یہ ہے کہ ہم نے کرنسی ہماری بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوئی ہے. آپ کو اگزامپل دے دوں کہ 2014 جون میں ہمارا جو ایکسچینج ریٹ تھا تقریباً اس وقت جو انٹرنیشنل پرائز تھا آئل کا وہ $108 سے لے کے $110 کے درمیان میں موو کر رہا تھا. اور پاکستان میں وہ جو پیٹرول کی پر لیٹر قیمت تھی وہ 105 سے لے کے 108 روپے پر لیٹر تھی. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ تھی. آج بارنگ کے یہ یوکرین والا کو نکال دے $95-96 بیرل پہ ہے جو 2014 سے کم ہے, لیکن پیٹرول کی قیمت 160 روپے تھی. واٹ میڈ دا ڈفرنس؟ ڈپریسیشن آ گئی. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, ڈین پرنسپل اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز ناسٹ کے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے اور واپس آ کے ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے جو کوشش کی جا رہی ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پولیو سے پاکستان کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے, اور پوری کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان تک پہنچا جائے تاکہ اس مرض سے پاکستان کی نئی نسل کو بچایا جا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زمین خان مومن صاحب, آپ ڈپٹی پولیو کوآرڈینیٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ زمین صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو کیمپین ابھی چل رہی ہے اس کا ہدف کتنا ہے, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے پورے صوبے میں, یا کوئی ٹارگٹڈ آپ کے اضلاع ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک پولیو سے خطرات موجود ہیں اور اس کو پاک کرنے کے لیے یہ ساری کیمپین کی جا رہی ہے؟ پلیز گو ہیڈ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, پرٹیکولرلی پاکستانی میڈیا اور نیوز ون کا, کہ نیشنل کاز میں بیسیکلی آپ بھی اپنا رول جو ہے پلے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ کمپین جو ہے نیشنل امیونائزیشن ڈے جو ہے یہ اسٹیگرنگ ہے. صدرن جو 2 ڈویژن تھے اس میں فروری میں یہ کمپین ہوا ہے اور ابھی یہ 28 فروری سے لے کے 4 مارچ تک یہ کمپین ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہماری ٹارگٹ جو 29 نادرن اینڈ سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہماری ٹارگٹ جو ہے یہ تقریباً 62,24,792 ٹارگٹ ہے, جو ابھی تک 3 دنوں کی جو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے اس میں تقریباً 52 لاکھ لوگ جو ہیں یہاں پہ 29 ڈسٹرکٹ میں ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. تو بیسیکلی یہ کمپین یہاں پہ جو لاسٹ نومبر اور دسمبر میں پرٹیکولرلی ٹانک اور بنوں میں 2 انوائرمنٹل سیمپل ہمارے پاس پازیٹیو آئے تھے جس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا تھا کہ ویکسین کی ٹرانسمیشن یا سرکولیشن جو ہے اس ایریا میں ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ پولیو ویکسینیشن جو کمپین ہے یہاں پہ ہو. یہ بتائیں کہ پولیو کا کوئی نیا کیس تو سامنے ابھی تک نہیں آیا؟ جون 2020 میں خیبر پختونخوا میں ایک کیس رپورٹ ہوا تھا اور جنوری 2021 میں بلوچستان میں کیس رپورٹ ہوا تھا. تو الحمدللہ پچھلے 18 مہینوں سے خیبر پختونخوا میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایفرٹس آپ لوگ کر رہے تھے اس سے پولیو سے جو ہے وہ یہ آپ خاص کر خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاک ہو رہا ہے. کائنڈلی یہ مجھے بتا دیں کہ آپ والدین کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان تک پہنچتے کیسے ہیں؟ بیکاز آپ کو معلوم ہے کہ پولیو کے حوالے سے بہت زیادہ ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن جو ہے وہ مختلف اوقات کے اندر پھیلائی جاتی رہی ہے. سو ہاؤ یو آر ریچنگ ٹو دا پیرنٹس, والدین تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ فیڈرل لیول پہ NEUC ہے اور پروونشل لیول پہ PEUC ہے, پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے. ڈاؤن ٹو ڈسٹرکٹ ڈویژنل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ایون تحصیل اور ایون کونسل لیول پہ ہم نے لوگوں کو انگیج کر رکھا ہے. گورنمنٹ کی ساری مشینری, پارٹنر آرگنائزیشن سبھی اس میں انوالو ہے اور ان کی بیسیکلی تقریباً مور دین 3 لاکھ جو ورکرز ہیں اور along with سیکورٹی فورسز, ان کی بیسیکلی قربانیاں اور ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے پچھلے 18 منتھ سے کیس نہیں آیا. اور یہ تقریباً جو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اسی میں انوالو ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں یہ کنونس ہو رہے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو پولیو قطرے پلا رہے ہیں. اچھا زمین صاحب, قطروں کے حوالے سے مختلف قسم کی اس کے اوپر بھی لوگوں کی ریزرویشنز تھی اور کچھ
اس حوالے سے بھی کچھ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی. کچھ یہ کہتے تھے جی یہ پانی کے قطرے ہیں, لاتے ہیں, لا کے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں, یا پھر کچھ ایسا کہا جاتا تھا کہ جس سے بجائے اس کے کہ بچوں کو فائدہ ہو, اس سے نقصان ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن ان دیئر لائف. سو اس حوالے سے تھوڑا سا کائنڈلی دوبارہ سے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان کو ذرا ایجوکیٹ کر دیں کہ یہ جو قطرے آپ لوگ پلاتے ہیں بچوں کو پولیو کے, وہ کتنے ایفیکٹو ہوتے ہیں اور یہ میڈیسن کتنی جینوین ہے. سر یہ بیسیکلی جو پولیو پینڈیمک تھی, بیسیکلی ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہسٹری میں بہت سے لوگ یہاں پہ بیسیکلی افیکٹ ہوتے تھے. اب اس کے ویکسین کے آنے کے بعد آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ ساری دنیا میں سوائے افغانستان کے اور پاکستان کے صرف یہ 2 ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ ریزروائر ہے وائلڈ پولیو وائرس کے. باقی دنیا میں آپ کو کہیں بھی آپ کو کیس نہیں ملے گی. تو اس نے بیسیکلی یہی پولیو ویکسینیشن جو ہے استعمال کر کے انہوں نے یہاں سے پولیو وائرس جو ہے سے چھٹکارا پایا ہے. تو میری تو درخواست یہ ہے کہ جس طرح باقی ماندہ دنیا نے اس ویکسین کے ذریعے اس وائرس سے چھٹکارا پایا ہے, تو ہمیں بھی یہ ویکسین استعمال کر کے بیسیکلی اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. جی بالکل, لیکن آپ یہ شورٹی مطلب دیتے ہیں کہ یہ بالکل جینوین دوائی ہے, یہ وہی دوائی ہے جو پوری دنیا کے اندر ایڈوانس کنٹریز کے اندر بھی اس کو استعمال کیا گیا, اور وہی دوائی جو ہے وہ بچوں کو پلائی جاتی ہے اور اس سے کسی بھی بچے کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے. یہ تو جو پاکستان کی یہاں پہ NIH ہے اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں اس سے ٹیسٹ کر کے یہاں پہ آتے ہیں چیزیں اس طرح, اور یہی ویکسین ہے جو باہر دنیا میں بھی ایگزیکٹلی وہی یہی OPV جو ہے اورل پولیو ویکسین جو ہے استعمال کر کے ان کے فائدے جو ہیں ہم نے دیکھ لی ہیں. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ 2 قطرے ہر بچے کے گٹس میں نہیں پہنچ رہے ہیں, تو وہاں وائرس کے لیے ریزروائر باقی رہتے ہیں. اس وجہ سے بار بار یہاں پہ کمپین ہو رہے ہیں. حالانکہ ہسٹری میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں فلپین نے 3 کمپینز میں بیسیکلی پولیو کو وہاں سے ایریڈیکیٹ کیا. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ پولیو کو یہاں سے ایریڈیکیٹ کر لے تو ہمیں یہ 2 قطرے ہر بچے کے گٹس تک پہنچانے ہیں. یہ بتائیے کہ پریونشن کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ قطرے جو ہیں وہ بچوں تک پہنچانے جو ہیں وہ ضروری ہیں. جو بھی 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ مختلف پیریوڈیکل ٹائمنگ کے اندر ان کو آپ نے قطرے دینے ہیں, لیکن پریونشن کیسے کی, وہ کون سا انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ پولیو کی جو بیماری ہے یہ بچوں تک پہنچ سکتی ہے, یا اس یہ وائرس جو ہے وہ بچوں کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ وہ کون سے ایسی مطلب ماحول کو کیا صاف رکھنا ضروری ہے, یا ہمیں باقی کام کرنا ہوگا گورنمنٹس کو بھی, پیرنٹس کو بھی, سوسائٹی کو بھی؟ یہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو پولیو وائرس ہیں یہ تو زمانے قدیم سے یہاں پہ سوسائٹی میں ڈفرنٹ سوسائٹیز میں موجود تھا. 1930s میں اور 40s میں اس نے امریکہ USA میں بہت سے لوگوں کو پیرالائز کیا ہے. تو ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انسان نے ایک ایسی ویکسین ایجاد کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ وائرس جو ہے کرۂ زمین سے ہی ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ تو موجود ہوتا ہے جو آپ کی کویسچن ہے. یہ تو جو سیوریج سسٹم ہے ہمارا اس میں بیسیکلی ہوتا ہے, اور جو ایک ہیومن بینگ سے ایک بچے سے دوسری بچے میں منتقل ہوتا ہے. تو اس کی ٹرانسمیشن جو ہے تھرو سیوریجز اور تھرو چلڈرن جو ہیں وہاں پہ ہی اس کی ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو پریونشن ہے وہ بیسیکلی یہی ویکسین ہے. تو میری ریکویسٹ ہے پاکستانی ماں اور بہنوں سے کہ بیسیکلی جو آپ کے بچے ہیں ان کو یہ 2 قطرے ویکسین پلا دیں. بہت شکریہ زمین خان مومن صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈپٹی پولیو کوآرڈینیٹر KP. ناظرین, پاکستان جو ہے کوشش سب کی ہے کہ پاکستان کو پولیو سے بالکل پاک کر دیا جائے, اور جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر, چاہے وہ صوبائی گورنمنٹس ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ اس پولیو سے پاکستان کو مکمل پاک کیا جائے, کیونکہ افغانستان پاکستان 2 ہی ممالک ہیں جو رہ گئے ہیں جس میں پولیو کے کیسز جو ہیں وہ مختلف اوقات کے اندر سامنے آتے رہے ہیں. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.